ये कहानी है योशी की। एक दिन योशी मिस्टर टोनोयामा की एक छोटी सी फैक्ट्री में खड़ा था। मिस्टर टोनोयामा के पास 30 इलेक्ट्रिक थेरेपी डिवाइस थे, पर बाजार में ऐसे ही सामान की बाढ़ आई हुई थी। मिस्टर टोनोयामा को लगा कि अब इन्हें एक एक करके बेचना तो नामुमकिन है, लेकिन योशी ने इसमें एक मौका देखा। उसने टोनोयामा को ऑफर दिया कि वो सारे डिवाइस एक साथ कम दाम पर खरीद देगा, क्योंकि एक एक करके बेचने में तो बहुत टाइम लगेगा। डील जल्दी ही पक्की हो गई और योशी ने सारे डिवाइस ले लिए। योशी तुरंत अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचा। उसने बिना समय बर्बाद किए उन डिवाइसेस की तस्वीरें खींची और उन्हें अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर बहुत ऊंची कीमतों पर डाल दिया। ये सामान अब बाजार में कम था, इसलिए इसकी मांग बढ़ गई। देखते ही देखते बस 1 घंटे में सारा सामान बिक गया। योशी को असली कीमत से 100 गुना ज्यादा फायदा हुआ। उसका बिजनेस मॉडल एकदम सीधा था। एक साथ ढेर सारा सामान खरीदो, कमी पैदा करो और फिर बहुत ऊंचे दाम पर बेच दो। दिन के समय योशी एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था। उसका सुपरवाइजर मिस्टर ताकीमोटो उसकी मेहनत देखकर उसे मैनेजर की नौकरी देने लगे, पर योशी के सपने तो फैक्ट्री की जिंदगी से कहीं बड़े थे। उसने विनम्रता से पर पक्के मन से वो ऑफर ठुकरा दिया। ताकीमोटो उसका मन नहीं बदल पाए और बस उम्मीद कर सकते थे कि शायद योशी कभी अपना मन बदलेगा। काम के बाद योशी एटीएम पर गया, पिन डाला और स्क्रीन पर एक बड़ी रकम देखकर हैरान रह गया। उसके खाते में 60 लाख येन थे। पिछली रात की बिक्री ने उसे बहुत फायदा दिया था। अपने छोटे से अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड आकिको सोफे पर बैठी है। वो खुशी नहीं रोक पाया और उसे बताया कि अब वो उसे नए महंगे कपड़े दिला सकता है, जो वो हमेशा से चाहती थी। पैसे हाथ में होने से उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने आकिको को साथ रहने के लिए कहा, लेकिन आकिको ने एक गहरी सांस ली और मना कर दिया। उसने चारों तरफ देखा और कहा कि ये जगह बहुत छोटी है। अगले दिन छुट्टी के दिन योशी अपने स्कूल के दोस्त मुराओका से कैफे में मिला। मुराओका बहुत उत्साहित था और उसे अपने ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस के बारे में बताने लगा। उसे ये नहीं पता था कि योशी पहले से ही ये काम कर रहा था। मुराओका योशी की बढ़ती हुई कामयाबी से अनजान उसे पार्टनर बनने का ऑफर देता है और कहता है कि वे फायदा आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन योशी, जो अपने दम पर काम करने में विश्वास रखता था, उसने तुरंत ऑफर ठुकरा दिया। उसे अकेले ही काफी फायदा हो रहा था। उसे फायदा बांटने की कोई जरूरत नहीं लगी। मुराओका से मिलने के बाद योशी वापस अपने अपार्टमेंट गया। उसे कोई खतरे का अंदाजा नहीं था। बिल्डिंग के गेट के पास पहुंचते ही उसे कुछ अजीब दिखा। रास्ते में एक हल्का सा तार बिछा हुआ था। साफ था कि किसी ने उसे गिराने की कोशिश की थी, पर योशी को समझ नहीं आया कि किसने। उसने इस बेचैनी को नजरअंदाज किया, पर खतरे की बात उसके दिमाग में बैठ गई। अगली सुबह योशी फैक्ट्री गया। वो अपना मन बना चुका था। उसने मिस्टर ताकीमोटो से कहा कि वो नौकरी छोड़ रहा है। ताकीमोटो हैरान और परेशान थे। उन्होंने वजह पूछी। योशी ने समझाया कि वो आगे बढ़ना चाहता है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और किसी और के लिए काम करने की बंदिशों से आजाद होना चाहता है। ताकीमोटो हैरान होते हुए भी समझ गए और उन्होंने बस सिर हिला दिया। उसी दिन बाद में योशी ने आकिको को बताया कि उसने हमेशा के लिए फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी है। उसने आकिको को भी अपनी वेट्रेस की नौकरी छोड़ने के लिए कहा, ताकि वो भी उसके रीसेलिंग बिजनेस में उसका साथ दे सके। नए आत्मविश्वास के साथ योशी ने एक बड़ा घर खरीदने का प्लान बनाया। उसे उम्मीद थी कि ज्यादा जगह देखकर आकिको उसके साथ रहने के लिए मान जाएगी। उस रात आकिको अपना सामान पैक कर रही थी और योशी भी एक नई जगह पर नई शुरुआत के लिए तैयारी कर रहा था। जैसे ही वो अपना सामान पैक करने वाला था, लाइटें टिमटिमाई और अपार्टमेंट में अंधेरा हो गया। अचानक से बिजली चले जाने से वो हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर खटखटाहट हुई। ये मिस्टर ताकीमोटो थे, योशी के पुराने बॉस, जो अचानक उससे मिलने आए थे। लेकिन योशी उनसे बात करने के मूड में नहीं था। उसने चुपचाप दरवाजा नहीं खोला, ऐसे दिखाया जैसे वो घर पर है ही नहीं। अगले दिन योशी और अकीको अपने नए घर पहुंचे। ये घर पहाड़ों में था, शहर के शोर शराबे से बहुत दूर। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां योशी पूरी तरह से अपने रीसेलिंग के बिजनेस पर ध्यान दे सकता था। इस अकेली जगह पर वे कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। योशी को लगा कि वो अकेले सब कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने एक लोकल नौजवान सानो को काम पर रख लिया, जो काम की तलाश में था। जल्द ही योशी ने उसे अपना पहला प्रोडक्ट दिखाया, जिसे वे बेचने वाले थे, एक महंगे ब्रांड का बैग। लेकिन योशी जानता था कि ये बैग नकली थे। फिर भी उसने उसकी कीमत बहुत बढ़ा दी ताकि ज्यादा फायदा कमा सके। पूरी रात वे ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट्स अपलोड करते रहे। जब योशी सुबह उठा तो वो ये देखने के लिए बेचैन था कि बिक्री कैसी चल रही है। वो स्क्रीन पर नंबरों को बढ़ते हुए देख रहा था। लेकिन इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, एक जोरदार धमाका हुआ। उनके कमरे की खिड़की टूट गई और एक पुरानी कार का इंजन उड़कर अंदर आ गिरा।
कमरे में कांच बिखर गया। योशी का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो बाहर भागा ताकि अपराधी को पकड़ सके, लेकिन जब तक वो सड़क तक पहुंचा तब तक वो आदमी जा चुका था, अंधेरे में गायब हो गया था। कोई अंदाजा नहीं था कि ये किसने किया। अगले दिन योशी पुलिस स्टेशन जाकर हादसा रिपोर्ट किया। पुलिस वाला, एक रूखा सा आदमी, ज्यादा चिंतित नहीं लगा। उसने कहा कि ये हमला शायद लोकल लड़कों का काम है जो बाहर से आए लोगों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर पुलिस वाले ने बात बदल दी और योशी के नकली बैग बेचने की अफवाहों के बारे में पूछा। बातचीत ने एक नया मोड़ ले लिया जब पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी। कहा कि अगर पैसे दो तो वो नकली सामान की बात दबा देगा और योशी के घर की तलाशी नहीं होने देगा। ब्लैकमेल होने से इनकार करते हुए योशी निराश होकर पर पक्के इरादे से स्टेशन से बाहर निकल आया। उसने फैसला किया कि अब बैगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना जरूरी है। शहर में एक स्टोरेज जगह पर पहुंचकर योशी हैरान रह गया जब उसकी मुलाकात मुराओका से हो गई। बैगों को देखते ही मुराओका समझ गया कि योशी ने पार्टनर बनने का ऑफर क्यों ठुकराया था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी, जैसे योशी के अकेले काम करने के फैसले से उनके बीच दूरी बढ़ गई हो। घर वापस आकर योशी को हैरानी हुई जब उसने सानो को वहां इंतजार करते पाया। सानो ने बिना बताए ही पिछली रात के हमले करने वाले का पता लगा लिया था। ये उसकी वफादारी का एक तरीका था, योशी को नौकरी देने और साथ काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद करने का। योशी ने उसकी कोशिश की सराहना की, हालांकि वो अभी भी परेशान था। तभी योशी को पता चला कि एक एक्शन फिगर ऑनलाइन बहुत मशहूर हो रहा है। इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बिना सोचे योशी तुरंत उस दुकान पर पहुंचा और आखिरी पीस तक खरीद लिया। उसकी योजना साफ थी, एक बार ये बिक जाए तो वो इनकी कमी का फायदा उठाकर उन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेचेगा। घर आकर योशी को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने देखा कि सानो, जिससे उसने अपने कंप्यूटर को हाथ लगाने से मना किया था, उसे इस्तेमाल कर रहा था। सानो ने बस ऐसे ही ग्राहकों के कमेंट देखे जहां वे शिकायत कर रहे थे कि योशी के स्टोर से खरीदे गए ब्रांडेड बैग नकली निकले थे। एक कमेंट में ठगे हुए लोगों के ग्रुप का लिंक भी था। सानो तुरंत अकीको के पास गया, जो अपना सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रही थी। अकीको ने शांत चेहरे के साथ बताया कि वो अब इस अकेली जगह पर और नहीं रह सकती। उसे शहर की चहल पहल, सैलून, कैफे और मनोरंजन की याद आ रही थी। ये सुनकर योशी का शक पक्का हो गया कि अकीको ने उससे कभी सच्चा प्यार नहीं किया था। वह सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी होने का इंतजार कर रही थी और जब वो पूरी नहीं हुई तो वो जाने को तैयार थी। अकीको के जाने के बाद योशी घर लौटा। वह पहले से ही इस खबर के लिए तैयार था। सानो ने तुरंत उसे अकीको के जाने की वजह बताई, लेकिन योशी को कोई झटका नहीं लगा। उसे यह उम्मीद थी, अंदर से वह जानता था कि अकीको एक दिन वापस जरूर आएगी। कुछ देर बाद योशी अपने कंप्यूटर पर बिक्री चेक करने बैठा, पर उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि ब्राउजर की हिस्ट्री बदल गई है। किसी ने हाल ही में उसका इस्तेमाल किया है। सानो ने माना कि उसने बिक्री बढ़ाने में मदद करने के लिए कस्टमर्स के कमेंट चेक किए थे। उसने बताया कि यह नौकरी देने के लिए उसका धन्यवाद था, पर योशी गुस्से में था। उसका सब्र जवाब दे गया। उसने तुरंत सानो को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वह और किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब सीन बदलता है। अमाडो, योशी का एक परेशान ग्राहक जो नकली बैग बेचने के लिए बुरी तरह से पिटा था। गुस्से और धोखे से भरा हुआ अमाडो ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। वह अपने परेशानी की जड़ तक पहुंचा, ऑनलाइन स्टोर को ढूंढा और योशी विरोधी ग्रुप का लिंक भी खोज निकाला। बिना सोचे समझे वह सीधे उनकी जगह की तरफ चल पड़ा ताकि वह उनके साथ मिलकर बदला ले सके। वापस योशी के घर अब वह बिल्कुल अकेला था। वह एक्शन फिगर बेचने पर ध्यान दे रहा था, पर घंटों काम करने के बाद भी सिर्फ एक ही बिका। निराश होकर योशी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बिक्री के बढ़ने का इंतजार करता रहा। तभी दरवाजा अपने आप ही खुल गया। योशी चौंक गया और उसे बंद करने भागा, लेकिन उसने देखा कि वहां उसका पुराना बॉस मिस्टर ताकीमोटो एक बंदूक लिए खड़ा था। ताकीमोटो कमरे में आया और हवा में तनाव भर गया। पता चला कि वह चुपके से योशी विरोधी ग्रुप के साथ काम कर रहा था। योशी की फैक्ट्री की नौकरी छोड़ने के बाद से ही उसे योशी से गहरी दुश्मनी हो गई थी। ताकीमोटो पहले भी उससे मिलने आया था, लेकिन जब योशी ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने इसे अपनी बेइज्जती समझा। अब ताकीमोटो उस बेइज्जती का बदला लेने को तैयार था, और वह अकेला नहीं, वह पूरे ग्रुप को साथ लेकर आया था।
कुछ ही देर में पूरा ग्रुप आ गया। सबने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे। उनका मकसद साफ था, योशी को पकड़ना और उसे तकलीफ देना। उनमें अमाडो भी था। उसका चेहरा छिपा हुआ था पर उसका गुस्सा साफ दिख रहा था। जब वे अपनी योजना पर अमल करने ही वाले थे, तभी किचन से अचानक कॉफी मशीन की आवाज आई, जिससे योशी को भागने का मौका मिल गया। एक पल में वह भागा, जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वह एक दूर के केबिन में पहुंचा, जो छिपने के लिए एक अच्छी जगह थी। वह अंदर घुस गया, इस उम्मीद में कि वह सुरक्षित रहेगा। लेकिन जल्द ही ताकीमोटो और बाकी लोग वहां आ गए। वह उसे हर हाल में पकड़ने के लिए तैयार थे। केबिन का मालिक, एक अनुभवी शिकारी, बाहर आया और हिम्मत से उनका सामना किया, लेकिन ताकीमोटो ने तुरंत उसे धमकाया। उसका शांत चेहरा अब गुस्से से भरा हुआ था। इस भाग दौड़ ने योशी को एक और मौका दिया। वह ग्रुप के पकड़ने से पहले अपनी जरूरी चीजें लेने के लिए वापस अपने घर की तरफ भागा। अंदर जाते ही योशी ने देखा कि अकीको, जो अचानक से वापस आ गई थी, अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। वो थोड़ी परेशान लग रही थी, पर क्यों ये पता नहीं चल पा रहा था। योशी को देखते ही उसने तुरंत उसे वहां से जाने को कहा और उसके हाथ में बस जरूरी चीजें थमा दी। एक हार्ड ड्राइव जिसमें उसके बिजनेस के सारे खाते थे और उसकी बैंक बुक जिसमें उसके पैसे थे। जैसे ही योशी घर से बाहर निकला, उसकी मुलाकात अचानक से मुराओका से हो गई। योशी हैरान रह गया जब मुराओका ने बताया कि वो उस ग्रुप का हिस्सा है जो योशी के खिलाफ है। योशी को बहुत बुरा लगा। दरअसल मुराओका को इस बात का गुस्सा था कि योशी ने उसे अपने बिजनेस में पार्टनर नहीं बनाया, इसलिए वो बदला लेने के लिए दूसरों के साथ मिल गया था। योशी कुछ सोच पाता इससे पहले ही ग्रुप के और लोग वहां आ गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि योशी को बेहोश कर दिया गया और एक गाड़ी में ले जाने लगे। इस पूरे समय अकीको बिल्कुल चुप थी। उसके चेहरे पर न तो चिंता थी, न ही कोई हैरानी। अब सीन बदलता है और हम सानो को देखते हैं, जो एक बड़े अपराधी सिंडिकेट के आदमी से मिल रहा है। पता चलता है कि सानो कभी इस दुनिया का हिस्सा था, पर बहुत पहले ही इसे छोड़ चुका था। अब योशी ने उसे नौकरी से निकाल दिया था, जिसका गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था। इसी गुस्से के कारण सानो ने उनसे मदद मांगी। उसने उनसे एक हथियार मांगा ताकि वो अपना बदला ले सके। जब सानो पहाड़ी घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि घर खाली था, पर सिंडिकेट ने उसे एक ट्रैकिंग डिवाइस दिया था, जिसकी मदद से उसने योशी की लोकेशन पता कर ली। बिना सोचे सानो तुरंत उसी जगह की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ योशी को एक ठंडी सुनसान फैक्ट्री के अंदर खींच कर ले जाया गया। उसकी कलाइयां कसकर बंधी हुई थीं। उसके दिमाग में डर भर गया था जब उसे कमरे के बीच में ले जाके खड़ा किया गया। उस वक्त वहां 6 लोग इकट्ठे थे और सबके अपने अपने मकसद थे। अमाडो गुस्से में वहीं खड़ा था। उसके साथ मिस्टर ताकीमोटो, मुराओका और दूसरे लोग भी थे। मिस्टर टोनोयामा, जो थेरेपी डिवाइस बनाता था, वो भी इस ग्रुप में शामिल था। योशी ने उसके डिवाइस बहुत कम कीमत पर खरीदे थे और उन्हें बहुत ज्यादा दाम पर बेचा था। अब योशी को अपने इस लालच की सजा मिलने वाली थी। जैसे ही ताकीमोटो और बाकी लोग कार से अपने औजार निकालने लगे, माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। तभी एक चौंकाने वाली बात हुई। अकीको, योशी की एक्स गर्लफ्रेंड, वहां आ गई। वो चुपचाप उनका पीछा कर रही थी और अब योशी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो योशी ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने योशी से वादा किया कि वो उसे बचाएगी और उससे कहा कि बस थोड़ी देर और हिम्मत रखे। इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते, फैक्ट्री में एक गोली चलने की आवाज गूंजी। सानो आ चुका था। उसका चेहरा शांत था। उसने बिना हिचकिचाहट बाहर खड़े गार्ड पर निशाना साधा और उसे गोली मार दी। अचानक हुई इस हिंसा से पूरा ग्रुप घबरा गया। ताकीमोटो और बाकी लोग डर और घबराहट में भागने लगे। इसी बीच योशी को यामातात्सु के पास छोड़ दिया गया, जो ग्रुप का ही एक आदमी था। योशी के स्टोर से खरीदे गए नकली बैग की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। यामातात्सु गुस्से से भरा हुआ था और अपने नुकसान के लिए योशी को कोस रहा था। तभी अंधेरे से सानो निकला। उसने तेजी से यामातात्सु को गिरा दिया, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता। यामातात्सु के नीचे गिरते ही सानो ने योशी की रस्सी काटी और उसे एक बंदूक थमा दी। बिना सोचे समझे सानो ने योशी की आंखों में देखा और बताया कि वो उस पर नौकरी देने का कर्ज चुका रहा है। उसने वादा किया था कि जब योशी को सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वो मदद करेगा, और वो समय अब आ गया था। सानो की योजना बहुत सीधी लेकिन असरदार थी। अपने पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने मिस्टर टोनोयामा को हरा दिया। फैक्ट्री में भगदड़ मच गई, पर सानो शांत और सधा हुआ रहा।
इस भाग दौड़ के बीच योशी के सामने एक मुश्किल फैसला आ गया। मिस्टर टोनोयामा फंस चुके थे। योशी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो बच नहीं पाएगा। कोई और रास्ता ना देखते हुए उसने बंदूक उठाई और उस पल के लिए तैयार हो गया जो सब कुछ बदल देगा। जब योशी और सानो मिस्टर टोनोयामा के पास खड़े थे तो फैक्ट्री में तनाव भर गया। अमाडो घबराकर वहां से भागने लगा, पर मिस्टर ताकीमोटो ने उसे जाने नहीं दिया। एक ही पल में ताकीमोटो ने अमाडो को मार दिया। अब सिर्फ ताकीमोटो और मुराओका बचे थे। खतरा और बढ़ गया था। योशी और सानो जानते थे कि उन्हें ताकीमोटो का सामना करना होगा, जिसके पास एक डबल बैरल बंदूक थी। सानो ने अपने पुराने अनुभव से तुरंत समझ लिया कि ताकीमोटो को बंदूक फिर से लोड करने में समय लगेगा और उसी कमजोरी के पल में उन्हें अपना मौका मिलेगा। फैक्ट्री की शांति ताकीमोटो की आखिरी चीख से टूट गई। मुराओका ये समझकर कि वो अब अकेला है, भागने की कोशिश करने लगा। वो एक कार की तरफ दौड़ा, पर सानो पहले से ही उसके पास पहुंच रहा था उसे रोकने के लिए। जैसे ही मुराओका वापस फैक्ट्री की तरफ भागा, सानो ने उसका पीछा किया, लेकिन एक जाल में फंस गया। मुराओका अपने आप को बचाने की कोशिश में सानो की जान को खतरे में डाल दिया। तभी सही समय पर योशी ने पहुंचकर एक गोली चलाई जो फैक्ट्री में गूंज गई। गोली सही जगह लगी, सानो की जान बच गई और मुराओका को भागने से रोक दिया। इस भयानक घटना के बाद सानो की योशी को मारने की इच्छा खत्म हो गई। इसके बजाय अब वो अपनी जान के लिए योशी का शुक्रगुजार था। सानो ने वादा किया कि वो अपने पुराने जान पहचान के लोगों से बात करके इस मामले को सुलझवा देगा, ताकि योशी को कोई परेशानी ना हो। उसने योशी के घर से ली हुई हार्ड ड्राइव भी वापस दे दी, ये साबित करने के लिए कि वो अब उसका वफादार है। जब योशी ने एक्शन फिगर के बारे में पूछा तो सानो ने बताया कि योशी को बिक्री से करीब 1 करोड़ येन का फायदा होने वाला था। तभी अकीको वहां आ गई। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने योशी की सुरक्षा के लिए चिंता जताई, पर उसके जानकारी के बिना उसने ताकीमोटो की बंदूक पकड़ रखी थी। बिना चेतावनी दिए उसने योशी पर निशाना लगाया और उसकी बैंक बुक मांगी। माहौल में तनाव था, पर अकीको के कुछ करने से पहले ही एक गोली चली। सानो ने गोली चलाई और अकीको जमीन पर गिर गई। उस पल अकीको की सच्चाई सामने आ गई। उसने कभी योशी से प्यार नहीं किया था। वो शुरू से ही उसका इस्तेमाल कर रही थी। वो तार जो योशी को लगभग गिरा चुका था और वो जाल जो उसने उस रात लगाया था, ये सब उसी का काम था। वो योशी के बढ़ते पैसों को देखकर सब कुछ चुराना चाहती थी। उसके बुरे इरादे अब साफ हो गए थे। सब कुछ शांत होने के बाद योशी और सानो कार में बैठे और एक अनजान सफर पर निकल गए। उनके सामने सड़क दूर तक फैली हुई थी, जो दुनिया की बुरी हालत को दिखा रही थी। लोग स्वार्थी और खुदगर्ज हो चुके थे। उन्होंने जो नुकसान किया था उसके बारे में वे बेखबर थे और अब एक भयानक अंत की तरफ बढ़ रहे थे। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी से मिली सीख: अगर आप नकली बैग और एक्शन फिगर बेचकर अमीर बनने की सोच रहे हैं तो ऐसी जगह बिल्कुल न जाएं जहां लोगों के मन में बदला लेने की भावना भरी हो। और हाँ, हमेशा ये देख लें कि बंदूक किसके हाथ में है। कहीं आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ही तो उसे आप पर ताने खड़ी नहीं है।